देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसल सराड़ी के मकाम पर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मुख्तलिफ़ हवाले से मुनफरिद भी हैं। मेरे साथ इस वक्त ज़ाहिद काशिर साहब मौजूद हैं। ये यहाँ से कौंसलर मुंतखब हैं, और इनका एक जो मुनफरिद कारनामा है वो सराड़ी कम्युनिटी के बुनियाद है, और सराड़ी कम्युनिटी के यहाँ पे इस वक्त ये सदर हैं। और इनका जो मुनफरिद होना इस हवाले से है कि एक तो ये एक लॉन्ग टाइम से जो सियासी अमल है वो थोड़ा सा हट के है, रवायती सियासत से हट के है। आज़ादी और यहाँ के जो मसाइल हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर सरमायादाराना सिस्टम के तहत जो यहाँ मसाइल हैं उसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो तहरीकें रहे हैं उनके अंदर पेश रहे हैं। और दूसरा जो इनका करैक्टर है वो बिलखुसूस यूनियन कौंसल सराड़ी के हवाले से है। यहाँ पे एक बड़ा अहम जो है वो स्टेप उठाया गया है नौजवानों की तरफ से, और बिलखुसूस सराड़ी कम्युनिटी की बुनियाद पे और इसके प्लेटफार्म से उठाया गया है। और उसकी अगर क्रेडिट की बात की जाए और इसके स्केच की बात की जाए तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो यकीनन वहाँ के नौजवानों को जाता है, और बिलखुसूस जनाब ज़ाहिद काशिर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको जाता है। वहाँ का जो ग्राउंड है उसके लिए जो डोनेशन है वो उसके अंदर एक बड़ा करैक्टर जो है वो यहाँ की जो कम्युनिटी का है वहाँ का है। और लेकिन इसका जो स्केच है, जो इसकी बुनियादें हैं, या इसको तहरीक देने का जो क्रेडिट है वो यकीनन ज़ाहिद साहब को जाता है। हम आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू रखेंगे इस हवाले से, और कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए। हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको सामने लाया जाता है, और हमारा जो मीडिया है वो भी उसको हवा देता है, उसको मतलब चीज़ें जो है वो ज़्यादातर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो महदूद पैमाने पे हों, छोटे पैमाने पे हों, लेकिन उनको चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, और फिर ये चीज़ें जो होती हैं वो दूसरी सोसाइटी के लिए और नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिद साहब मौजूद हैं। मुनफरिद पर्सनैलिटी हैं, चूँकि इनका करैक्टर बड़ा मुनफरिद रहा है सोसाइटी के अंदर, एक लॉन्ग टाइम से सियासी अमल के साथ मुंसलिक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इनकी जीत है वो कैसे हुई, चूँकि रवायती सियासतदान यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम से अवाम के अंदर मौजूद हैं, और ये इनकी जीत यकीनन जो है बड़ी एक मुनफरिद जीत है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू रखेंगे, फिर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू रखेंगे, और फिर जो आगे का इनका प्लान है वो उस हवाले से गुफ्तगू रखेंगे। तो ज़ाहिद साहब, हम आपको अपने चैनल पे वेलकम कहते हैं, और आपसे हम ये पहला जो हमारा सवाल है वो इसी हवाले से होगा कि आपकी जो सियासी तारीख़ है और आपका जो अभी आज जो मकाम है, आप एक कौंसलर मुंतखब हुए हैं, तो अपनी जो आपकी सियासी तारीख़ है इसके बारे में हमें बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया नदीम भाई कि आप का जो चैनल है यूनिवर्सल न्यूज़, ये तकरीबन सोसाइटी के तमाम जो तबकात हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के जो रियल इश्यूज़ हैं उनको हमेशा इसने उजागर किया है। बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है कि मेरा जो सियासी हवाले से, तो मेरी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो एनएसएफ रही है, और मेरी जो स्टूडेंट लाइफ गुजरी है वो एनएसएफ से मैंने सियासी जदोजहद का आगाज़ किया है, और तवील अरसे तक कराची ब्रांच के अंदर रहा हूँ। और उसके बाद मैं सऊदी अरब में चला गया, और वहाँ पे मैंने नैब नेशनल पार्टी जो है उसको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे सऊदी अरब ब्रांच की जो बुनियाद रखने वाले जो चंद दोस्त थे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम शामिल था। और उसके बाद फिर चूँकि नैब के साथ हम चले खासा अरसा, लेकिन चूँकि कुछ वजूहात की बुनियाद पे हमारा थोड़ा सा इख्लाफ़ हुआ, और इख्लाफ़ के बाद मैंने तकरीबन 1 साल पहले जो है ना पीएनपी को मैंने ज्वाइन किया है। तो ये चूँकि सारा जो अमल है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मैं किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल जो मैं समझता हूँ कि नज़रियाती अवाम की शक्ल में मैंने ये पार्टीज़ को नैब को छोड़ा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं जो मैं समझता हूँ कि पीएनपी के हवाले से जब मैंने देखा कि लिटरेचर के हवाले से और यहाँ पे ग्राउंड पे जो है ना उनकी एक अच्छी खासी जो टीम मौजूद है, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था। अच्छा, ज़ाहिद साहब, ये है कि आप की जो सियासी वाबस्तगी रही है
वो बेसिकली आज़ादी पसंद तंजीमों के साथ वाबस्तगी रही है। और आज़ादी पसंद तंजीमें जो हैं एक लॉन्ग टाइम से जो इंतखाबी अमल है यहाँ पे उसको शक की निगाह से देखते रही हैं, और इंतखाबी अमल से वो दूर रही हैं, और आवाम को और नौजवानों को इससे दूर रखने की उनने जदोजहद किया है। क्योंकि उनका ये एतराज़ ये है कि यहाँ पे हलाक की शिक है, और उसके साथ ये भी एतराज़ होता है कि ये जो इंतखाब हैं ये वफाक के ज़ेर अंडर होते हैं, पाकिस्तान के ज़ेर अंडर होते हैं, और जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, और मखसूस तबका जो है वो इस इंतखाबी अमल को जमहूरी तरीके से नहीं होने देता। तो ये इंतखाबी अमल से आप कट रहे हैं, आपकी जो तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ रही हैं, मतलब अलग रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आप इंतखाबात में आ गए इस मरतबा, और आपके बहुत सारे साथी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ वार्ड से यूनियन कौंसल से उनने इंतखाब लड़ा भी है, और बहुत सारे जो साथी हैं वो जीत के सामने भी आए हैं। तो इसके हवाले से सवाल किया जाता है कि ये जो लोग थे ये कैसे इन एक चीज़ को पहले उनने हराम करार दिया और एकदम से वो हलाल हो गया, क्या वजह हुई ऐसी? हाँ नदीम भाई, पहली बात यह है कि इंतखाब जो होता है, इंतखाबात जो होते हैं, ये पब्लिक इवेंट होता है। ये किसी एजेंसी का या किसी सरमायादार का कोई दिया हुआ प्लान नहीं होता, बल्कि ये रियासत लेवल में जो मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक इवेंट होता है। और इस इवेंट में जो मैं ज़ाती बुनियादों पे समझता हूँ कि जब आप अपने रिश्ते को, आप जब जो इस तरह के पब्लिक इवेंट्स होंगे उनसे आप अगर साइड लाइन हो जाएंगे तो आप यूँ समझें कि आप पब्लिक से जो है ना वो साइड लाइन होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो माशरा है, या जो ये रियासत के अंदर जो सिचुएशन है, उसमें हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हम इस तरह के पब्लिक इवेंट्स को अबामात का शिकार समझते हुए हमने हमेशा वहाँ से राय फ़रार इख्तियार की। और यहाँ पे रवायती जो मैं समझता हूँ सियासत है, उसने इतना अपना मजबूत पंजे जो है ना गाड़े हैं कि आज हमारा जो नौजवान है वो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े अवाम का शिकार है कि हम ज़ाहिर है एक जो हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जब तक वो स्टूडेंट लाइफ में होता है तो वो तो चीज़ों को ज़ाहिर है वो जज्बाती अंदाज़ में लेता है, और वो तो चलो वो करता है। लेकिन जब वो अमली लाइफ में जाता है तो जब वो ये देखता है कि मेरे सुबह शाम के जो यहाँ की आवाम के जो मसाइल हैं, तो ये यहाँ पे रवायतों की बुनियाद पे जो है ना कमज़ोर तबकों को हमेशा जो है ना उनको दबाया जाता है। उनके जो हुकूक, मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हुकूक है, शायद वो उस तरह उनको प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती। तो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि हमें ये एहसास होता है कि हमें बहुत पहले से इस तरह के जो पब्लिक इवेंट्स हैं उनमें हमें जाना चाहिए, और जाके वहाँ पे जो कमज़ोर तबके हैं, जो ज़ाहिर है यहाँ के अवामी हुकूक की जो जदोजहद है, जो अवामी जो मसाइल हैं, हम उनको जो एक जदीद तनाज़ुर में और साइंटिफिक बुनियादों पे हम उनको जो है ना उनके लिए उनके हवाले से ग्रास रूट लेवल से, निचली सतह से बस्ती वाल एक तहरीक को मुनज़्ज़म करें, और उसको अपने जो ऊपर आपकी जो प्रोग्रेसिव जो थाट रखने वाले लोग हैं उनके साथ जोड़ें, ताकि हमारे एक बस्ती से लेकर जो ऊपर वाली सतह तक हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े रहें, और निचली सतह पे जो आवाम के जो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम जो है ना एड्रेस करें, ना सिर्फ एड्रेस करें बल्कि उनको मैं समझता हूँ कि कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन में जाने का जो मेरा ज़ाहिर ज़ाती तौर पे नहीं, बल्कि बहुत से हमारी अब जो ज़रा पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टी जो इनकलाबी पार्टीज़ हैं, वो अभी जा रही हैं। उन्होंने देख लिया है कि इस मुकाम पे आके पहुंच के उन्होंने देख लिया है कि हमारे जो रोज़मर्रा के मामला जुड़े हैं वो यकीनन हमारी आवाम के साथ जुड़े हैं, और हमें किसी भी पब्लिक इवेंट में कभी राय फ़रार नहीं इख्तियार करनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन का हिस्सा बनकर उसी जो आपकी जो हल्का है या जो आपकी वार्ड्स की सतह पे जो है ना आपको लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके, लोगों के मसाइल को एड्रेस करके, उनके मैं समझता हूँ कि उनको रेज़ करके, उन पे पूरी स्ट्रगल करके उनको कंप्लीशन की तरफ हमें लेके आना चाहिए। अच्छा, जाहिद काशिर साहब, आप सराड़ी कम्युनिटी के पहले सदर भी हैं। इस सराड़ी कम्युनिटी क्या चीज़ है, इसके प्लेटफॉर्म से आपने क्या चीज़ें यहाँ पे लाई हैं, क्या चीज़ें अचीव की हैं, मसाइल क्या हल किए हैं, और इस वक्त सराड़ी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कौन से कितने नौजवान के साथ मुंसलिक हैं, और इसके जो आगे मकासद हैं वो क्या है? जी, सिराड़ी कम्युनिटी बुनियादी तौर पे एक हमारा जो यूनियन कौंसिल सतह का एक छोटा सा फोरम है। तो वहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया
تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ روایتی بنیادوں پہ لوگ جو پارٹیز ہیں وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو نعروں پہ لگا دیتی ہیں، ان کو 10-20 سال ان کو یوز کر کے پھر بعد میں یقیناً وہ نوجوان مایوس ہو کر وہ کوئی بیچارہ جو ہے نا کہیں بیرونی ملک جا کے وہاں پہ اپنی محنت کو وہ وہاں بھیجتا ہے تپتی سروں میں۔ تو جب میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ روایتی پارٹیوں کا جو یہاں پہ ایک جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ یار جو بھی نوجوان، پہلی بات ہے وہاں پہ نوجوانوں کو وہ آگے آنے ہی نہیں دیتے، دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان ظاہر ہے ان سے اگر کسی، چونکہ وہ جو جوانی کی جو چڑھتی جوانی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بندہ اس کو کوئی نہ کوئی فیلڈ چاہیے ہوتی ہے، تو کہیں اگر کوئی 100 میں سے 20-30% جو نوجوان ہیں وہ اگر ان کے ساتھ جاتے بھی تھے تو بری طرح ان کو استعمال کر کے وہ پارٹیاں پھینک دیتی تھی۔ تو اب بنیادی طور پہ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے سراڑی کمیونٹی کی بنیاد رکھی، اس میں بنیادی طور پہ ان روایتی پارٹیز کو سے نکال کے ہم نے نوجوانوں کو ایک پروگریسو تھاٹ کی طرف ہم ان کو لے کے آئے ہیں، اور جو سوسائٹی کے اندر جو ریئل ایشوز ہیں ان کو، اور جو یہاں پہ ہمارے مسائل، خواتین کے مسائل تھے بے شمار جو یہاں پہ سیاسی پارٹیاں ایڈریس ہی نہیں کر رہی تھیں، یوتھ کے مسائل تھے ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں کبھی اپنے کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی، تو ہم نے بنیادی طور پہ اس سارے عمل کو سراڑی کمیونٹی کی شکل میں ہم نے اس کو، جتنے بھی جو نوجوان تھے، پڑھے لکھے نوجوان جو تھے، ان کو ہم نے ایک جگہ پہ آرگنائز کیا، اور بالخصوص اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے دوست ہیں، وہ چونکہ جو سراڑی کمیونٹی کے چیئرمین ہیں طالب صاحب، اسی طرح جو دیگر ہماری جو پوری ٹیم ہے، وہ ان ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں سے مجھے جو ہے نا ہمیشہ بہت انرجی پرووائڈ کی ہے، مجھے وہ ہمیشہ وہاں سے باہر بیٹھ کے وہ اس سارے عمل میں میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، جس کی بنیاد پہ ہم نے آ کے یہاں پہ سراڑی کمیونٹی کے فورم سے ہم نے پہلے ظاہرہ اس کو سراڑی کمیونٹی کو بنایا، پھر اس کے اندر مختلف جو ظاہرہ یوتھ ونگ تھا وہ بنایا، اس کے بعد خواتین کو سراڑی کے اندر یقیناً سیاسی پارٹیوں کے اندر ان کو نہیں لیا جاتا تھا، ان کو وہ پہچان جو تھی ان کو نہیں دی جاتی تھی، تو ہم نے سراڑی کے اندر پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ونگ کے نام سے ہم نے جو اپنا یہ ونگ بنایا سراڑی کمیونٹی کا، اس میں ہم نے خواتین کو نمائندگی کے لیے سامنے لے کے آئے، اسی طرح علماء کونسل تھی ہماری، پھر اسی طرح ہمارے جو ظاہر سراڑی بزنس فورم کے نام سے ہم نے چونکہ ابھی ایک سٹارٹ کیا ہے، اسی طرح ظاہرہ جو ایک سراڑی گرینڈ جرگہ کے نام سے ہم نے ایک جرگہ جو ہے وہ بنایا تھا، شاید اس کو جس طرح ہم آگے لے جانا چاہتے تھے اس طرح ہم نہیں لے کے گئے، لیکن چونکہ ارتقائی عمل ہے، ابھی چیزیں بنیادی طور پہ ہم ان چیزوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ایک پروگریسو تھاٹ کی طرف سب چیزوں کو لے کے جائیں گے۔ اچھا زاہد صاحب، دیکھیں آپ کا جو تعلق ہے، جو سیاسی تھاٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ سرمایہ داری کے خلاف ہے، اور سسٹم کی جو سسٹم کو آپ نے ایک ریزن بنایا، تحریک کے دوران بتاتے ہیں، آپ نوجوانوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پہ سسٹم کی وجہ سے، جاگیرداری کی وجہ سے، سرمایہ داری کی وجہ سے، اسٹیٹ کے جو کریکٹر ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کریکٹر کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث ہوتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی جو این جی اوز ہوتی ہیں، جو اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف دنیا کے اندر کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، وہ حکمرانوں کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک تضاد نہیں ہے، جو آپ کی تحریک ہے، جو آپ جس تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ سسٹم کو مضبوط نہیں کر رہے، وہ حکمرانوں کو ریلیف دے رہے ہیں، اسٹیٹ کو ریلیف دے رہے ہیں، آپ کمیونٹی کی بنیاد پہ جو اپنے مسائل حل ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ایک طرف شعور بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو کردار بھی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ تو ریلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب ریلیف ہو جاتی ہے ان کو، اسٹیٹ کو ریلیف ہو جاتی ہے کہ لوکل سطح پہ لوگ اپنے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، جو آپ کے جو وسائل ہیں ان کی تو پھر لوٹ مار ہو جاتی ہے، ان کو وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح کے جو کریکٹر ہے، جو این جی اوز کا، جو رفائی اداروں کا کریکٹر ہے، آپ وہ کریکٹر کوئی مختلف چیزوں ادا کر رہے ہیں، یا پھر وہ اسی طرح جو روایتی این جی اوز ہیں، روایتی جو ٹرسٹ ہیں، جو اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کے ظلم کو، اس کو زیادتی کو، جو سسٹم موجود ہے یہاں پہ، جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، اس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ندیم بھائی، یہ جو ہمارا این جی اوٹک سسٹم نہیں ہے بلکہ یہ سوسائٹی کوآرڈینیشن کہہ سکتے ہیں آپ، کے جو ہمارے نوجوان جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ
पिछले जो 70 सालों से मैं समझता हूँ कि रवायती जो एक कल्चर और एक जो सेटअप था उसके अंदर उनकी जो लाइफों को तबाह किया जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था। तो हमने यहाँ के जो नौजवान है उसको एक आवाज़ दी है और उसको एक फोरम पे इकट्ठा करने का मकसद ये था कि जो बेसिक रूट काज बनते हैं जब, तो वो चूँकि आप डायरेक्टली किसी को बहुत आगे की चीज़ें जो हैं वो नहीं बता सकते। आपको बेसिक रूट काज बनाने के लिए छोटे छोटे जो इस तरह के प्रोग्रेसिव सेटअप हैं वो बनाने पड़ते हैं, और जब आप वहाँ से आपकी जब क्लियरनेस होती है, आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो जो ज़ाहिर है वो प्रोग्रेसिव जो निचली सतह पे जो आपके जो रास्ते बने होते हैं, आप उन रास्तों को जाके आप जोड़ते हैं अपने मेन जो रास्ते हैं उनके साथ। तो बुनियादी तौर पे सिराड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें मतलब लाने का मकसद, या ये सिराड़ी कम्युनिटी की बुनियाद आकर इससे स्ट्रगल, इस पे नौजवानों को इकट्ठा करने का मकसद, या ये जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे दिया है ख़वातीन के हवाले से, जो वहाँ पे उनकी बिल्कुल नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी, यूथ को बिल्कुल जो है ना मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे बाईपास किया जा रहा था जो रवायती पार्टीज़ के अंदर। तो हमने इन सारी चीज़ों को एक आइडिया के तौर पे जब हम इसको लेके आए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि सिराड़ी के अंदर आज सिराड़ी का नौजवान जो है वो बहुत बाशऊर हो गया है। वहाँ पे ख़वातीन जो हैं, अब तो रवायती पार्टीज़ भी उनको मैं समझता हूँ कि हमारे वो उन आइडियाज़ को लेके जो है ना उनको वो वहाँ पे ख़वातीन विंग के नाम से, चेयरपर्सन ख़वातीन विंग के नाम से उनको वो इंट्रोड्यूस करा रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जब हमने सिराड़ी कम्युनिटी की बुनियाद रखी थी, तो उससे पहले सिराड़ी के अंदर किसी जो ख़ातून को मैं समझता हूँ कि कभी शायद ही कोई इस तरह की जो प्रायोरिटी आज वहाँ पे ख़वातीन को मिल रही है, ये प्रायोरिटीज़ उनको वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो बुनियादी तौर पे ये मैं भी समझता हूँ कि किसी एक छोटे से यूनियन काउंसिल के अंदर ज़ाहिर है कि ये सेटअप करने से कोई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं होता, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि हमने सिर्फ ये बात समझ के कि हम यूनियन काउंसिल के अंदर सेटअप ला के इनकलाब नहीं ला सकते, तो हमने सो नहीं जाना है। हमने कहीं ना कहीं से बेसिक रूट काज बनाने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी प्रोग्रेसिव थाट रखने वाले जो दोस्त हैं, जो नौजवान हैं, और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के अंदर बैठे हुए अच्छे माशाल्लाह खासे दानश्वर टाइप लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप कहीं ना कहीं से इस काम को शुरू करें। चाहे आप यूनियन काउंसिल लेवल से कर रहे हैं, वहाँ से आप तहसील सतह पे जाएं, वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सतह पे जाएं, और यूँ एक निचली सतह से आप अपने वो बेसिक रूट काज प्रैक्टिकली बनाएं, ताकि कल किसी भी मुश्किल वक्त में ये सारे लोग, ये प्रोग्रेसिव थाटें जुड़ के वो किसी नेशनल काज से लेकर इंटरनेशनलिज्म का वो मैं समझता हूँ कि वो हिस्सा बने। अच्छा, आपकी जो वार्ड है जहाँ से आप मुंतखब होकर आप पे जो एतमाद किया गया है, आपके मद्दे मुकाबल रवायती पार्टी से लोग थे, वहाँ के जो उम्मीदवार थे, तो आप पे एतमाद किया गया है, आप जीत के सामने आए हैं, एक मुनफरिद किस्म की जीत आपकी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपके मसाइल हैं, वैसे जो यूनियन कौंसिल की सतह पे मसाइल हैं वो तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जो आपकी वार्ड है स्पेशली आपने उसको फोकस करना है, उस पे आपने काम करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्लान है? जो आपकी जो वार्ड है उनके उनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और उनके हल के लिए आपके पास क्या प्लान है? दीम भाई, बात यह है कि हम जो इलेक्शन में जिस मैनिफेस्टो पे हमने इलेक्शन लड़ा, वो ये था कि खोने को कुछ भी नहीं और पाने को सारा जहाँ। बुनियादी तौर पे जो वहाँ पे मेरी वार्ड के अंदर जो मेरा इलेक्शन लड़ना या ये सारी चीज़ें जो थी, मैं समझता हूँ कि ये मैंने कोई ज़ाती इंटरेस्ट या किसी शौक़ की बुनियाद पे नहीं किए हैं, बल्कि मैंने वहाँ पे ये देखा है कि हमारे जो ज़ाहिर है मसाइल हैं उनको किसी न किसी शक्ल में उनको बाईपास किया जाता रहा है वहाँ पे। और पिछले इस सारे दौरानिए में जो वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहाँ पे मौजूद थे, तो वो कहीं ना कहीं वो उन्हीं रवायतों के अंदर फंस रहे थे। किसी शायद एक चीज़ को लेके 5 साल उस पे जो है ना लोगों को घसीटना, उस पे लोगों को रगड़ना, और बिलखुसूस नौजवानों को मैं समझता हूँ कि उनको जो है ना किसी एक ही चीज़ पे लगा के, तो उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको किसी बंद गली की तरफ लेके जाना। अब मेरा जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि अभी मसाइल तो वहाँ पे बहुत मसाइल हैं, हमारे सेहत के मसाइल हैं बुनियादी तौर पे। इस वार्ड के अंदर जो ज़ाहिर बात है, ये तो यूनियन कौंसिल सतह पे मसाइल बहुत सारे हैं, सेहत के मसाइल हैं, वहाँ पे ख़वातीन के मसाइल हैं। ख़वातीन चूँकि ज़ाहिरा वो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, और उनके एक बड़ा एक किरदार होता है, वहाँ मसाइल होते हैं ख़वातीन के। इस तरह वहाँ पे बेरोज़गारी है, बेशुमार यूनियन कौंसिल सतह पे है।
لیکن جو آپ کی وارڈ ہے اسپیشلی جہاں سے آپ جیت کے سامنے آئے ہیں، وہاں کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ آپ کی نظر ہے ان پہ اور ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جی جی ندیم بھائی، ہمارے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ میری وارڈ کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپنسری ٹائپ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ صحت کے لیے بنیادی جو بیسک جو صحت ہے اس کے لیے کوئی ایسی سہولت میسر ہو جہاں پہ ہمارے وہاں کے لوگوں کو کوئی ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ مطلب بنیادی سہولت میسر آئے صحت کے حوالے سے۔ پھر روڈوں کا مسئلہ ہے انتہائی مشکل، جو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو میری یونین کا جو میری وارڈ ہے وہ بیسکلی سیراڑی کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ ہے، یعنی سیراڑی کا دل ہے وہ، چونکہ جو مڈل سیراڑی ہے یقیناً وہ دونوں سیراڑی کی جغرافیکل کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ چونکہ سنٹر میں دو نالے جا رہے ہیں، ایک حصہ لیفٹ پہ ہے ایک رائٹ پہ ہے اور ایک سینٹر بیلٹ ہے۔ چونکہ میری جو وارڈ ہے وہ سینٹرل بیلٹ سے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل بیلٹ ہے وہ اس کا حصہ ہے، تو یقیناً سینٹرل بیلٹ جب تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنیکٹ نہیں ہوتا آپ کی جو لیفٹ رائٹ کے جو سیراڑی کے وارڈز ہیں ان کے ساتھ، تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ سیراڑی کے اندر بھی اس طرح کی ترقی میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو روڈوں کا ہم نے جو ہماری جو وارڈ ہے، میری یہ ذاتی کوشش اور کاوش ہوگی کہ میں اس کو دونوں سائڈوں سے لنک اپ کروں، اور جو ہلز یونٹ ہے بیسک ہلز یونٹ اس کے حوالے سے میں جدوجہد کروں، اور بالخصوص جو خواتین کے حوالے سے، چونکہ یہ وارڈ کا تو اکیلی کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری سیراڑی کا ہے، تو اس کے لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو خواتین کے لیے کچھ موبائل سکول یا اس طرح کے جو آئیڈیاز ہم اس پہ ہم دوستوں سے بھی مشاورت کریں گے، جو ہمارے یقیناً بڑے جن لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بنیادی مسائل جو ہے ان کی کمپلیشن کی طرف جاؤں، اور جو نہیں ہو سکے کم سے کم میں ان کو ریز کروں اور میں یہ اسٹرگل کروں۔ میں انشاءاللہ ان جو حقوق کے لیے ہم نے لڑنا سیکھا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے لیے اسٹرگل کرتا رہوں گا۔ اچھا، یونین کونسل سراڑی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی اکثریت سے وہاں پہ جیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس طرح جو وہاں پہ جو روایتی جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ جیت کے سامنے آئے ہیں، اکثریت ان کی ہے۔ آپ ان میں ایک منفرد سوچ رکھنے والے پروگریسو تھاٹ کے حامل شخصیت ہیں آپ، تو آپ کیا ان کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ ہم چونکہ کسی بھی حوالے سے خوف زدہ نہیں ہیں، چونکہ ہم بیسکلی ہم اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی ہمارے وہاں سیاسی پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں، ہم ایک مل کر جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر کام ایسے ہیں کہ ہم کسی کو بلا وجہ للکارتے نہیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مل کر ہم وہاں کے جو بنیادی طور پہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کریں گے کہ وہاں کے مسائل کو ہم حل کی طرف لے کے جائیں۔ بائی دا وے، اگر کہیں نہ کہیں وہ ہمارے راستے میں کوئی اگر رکاوٹ بنتے ہیں، جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ رکاوٹ بنیں گے نہیں، اگر وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو اس کے حوالے سے چونکہ ہم تو چپ رہنے والے لوگ نہیں ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کورٹ کی جو وہ سہولت آپ کے پاس وہ راستہ بالکل موجود ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان تمام موضوعوں پہ ہم جنگ کر کے جو میری وارڈ کے جو عوام کے جو حقوق ہیں ان کے لیے مجھے کسی بھی شکل میں، چاہے کورٹ کی شکل میں جنگ کرنی پڑے، چاہے وہاں پہ اسٹرگل کے حوالے سے میں کوئی انشاءاللہ کسر نہیں چھوڑوں گا، تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ ان کے حقوق پہ میں کبھی کمپرومائز بھی نہ کروں، کسی غلط کمپرومائز بھی نہ کروں، اور کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ مسائل میں انشاءاللہ ان کے حل کی طرف میں کسی نہ کسی بھی نقطہ نظر سے آگے بڑھوں۔ بہت شکریہ زید صاحب، آپ کے ساتھ ہماری نیک خواہشات موجود رہیں گی۔ ناظرین، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان۔